हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश डायमंड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2015 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न आपको यहाँ पे सही आप कर लीजिएगा। यह आपका द्वितीय पाली हो जाएगा। द्वितीय पाली में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर के कुल मिलाकर के 35 प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें से आपको 15 से 16 बिना ऑप्शन वाले सवाल मिलेंगे और 20 आपको ऑप्शन वाले सवाल मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल के साथ हम चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण होता क्या है? तो उत्तल दर्पण जो है यह इसको अंदर से रंगा जाता है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इस दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर के रूप में क्यों इस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है आपका 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो आपको फोकस एफ का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और लेंस जो है आपका अवतल है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/f। इसको आप मीटर में बदल लेंगे। इसको आप मीटर में बदलते हैं तो आपको आ जाता है 0.25 मीटर आ जाता है। अब इसका मान आप क्या करेंगे? इसका मान आप इस सूत्र में रख देते हैं। P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो f का मान आप मीटर में रखेंगे तो आप रखेंगे 0.25, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो आएगा। 25 से इसको 4 बार में कटा लेंगे, 4 आ जाएगा आपका आंसर। और आपको f का मान माइनस में रखना है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा आंसर -4 डायोप्टर। ठीक है, और माइनस का चिन्ह दे करके भी आप पता कर सकते हैं कि यह कौन सा लेंस है। तो आपके लेंस की क्षमता हो जाएगी -4 डायोप्टर। ठीक है, तीसरे सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है यह आपका। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम आपको बताना है। एक नहीं, हम आपको कुल मिलाकर के 3 उपकरण का नाम बता देते हैं और इस सवाल को बताने के बाद आप भी जो है इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित आपको उपकरण बताना है। ठीक है, आप ध्यान में रखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन सा चीज़ काम करेगा। तो वो सभी चीज़ जिसमें विद्युत धारा अगर हम डालते हैं, यानी कि करंट जब डाला जाता है तो करंट डालने पर वो चीज़ गर्म हो जाता है, वो सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे आपका हो जाता है विद्युत बल्ब हो जाता है, हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और आपका होता है इस्त्री में भी नाइक्रोम के तार का ही इस्तेमाल किया जाता है इसको गर्म करने के लिए। इसके अलावा भी और आपका जवाब हो जाएगा, जैसे हो जाता है विद्युत फ्यूज। ठीक है, तो ये भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही काम करता है। तो आप चारों पांचों ऑप्शन ध्यान में रखेंगे और अगर इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ भी आए तो वो भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आपका कार्य कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.33। अब हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और हवा का अपवर्तनांक होता है 1। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान में रखें, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जल का अपवर्तनांक और दूसरा हीरा का अपवर्तनांक। ये दोनों सवाल में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं? तो आई से सूचित करते हैं। एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। ठीक है, छठे सवाल को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसे आप नोट भी करते जाएं। इससे आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप एग्जाम में एक भी सवाल जो है छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या तांबा लोहा से अधिक क्रियाशील है? तो तांबा जो होता है यह लोहा से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा नहीं, तांबा लोहा से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है।
इसमें आपको इस समीकरण को संतुलित करना है, तो इसमें जो है सो ये बहुत ही आसान है आपके लिए। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, Na में यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप इसको संतुलित करके देख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, तो इस तरफ बाएं तरफ और दाएं तरफ सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ क्या होता है, तो जो खड़ी लाइनें होती है उसको उदग्र स्तंभ कहा जाता है। इसमें आप कुछ पॉइंट को याद रखिएगा। उदग्र स्तंभ की कुल संख्या 18 होती है और क्षैतिज जो जो रेखाएं होती है इसकी कुल संख्या 7 होती है। इसको हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा जो ये भी उदग्र स्तंभ होते हैं इसको वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं होती है इस तरह की इसको आवर्त कहा जाता है। तो दोनों आप याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो देखिए इसका जो आपका जवाब हो जाएगा NH4OH। NH4OH को हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो है इसमें इसके ये एक लवण है और इसमें धात्विक आयन नहीं पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। सवाल नंबर 10 है आपका, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए सोडियम का संकेत हो जाता है, सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या होती है 11। इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23, ये भी आप याद रखेंगे, और इसकी संयोजकता 1 होती है। तो ये सभी सोडियम के विषय में था। सोडियम के बारे में और भी हम आपको कुछ बता दें। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। इसको पानी में डुबा करके हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम गलती से भी पानी में डुबा करके रखना चाहे तो यह पानी के साथ विस्फोट करता है, इसलिए इसको हम पानी में डुबा करके नहीं रखते हैं। अब हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसके लिए आपको करना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में हाईएस्ट 18 रख सकते हैं और चौथा में 32 रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2n² सूत्र का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे n आपका जो है ये कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, इतना बात हम आपको बता दिए। अब यहाँ से आप इसका जवाब आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहला कक्षा में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आएगा 8, 2 8 10 हो गए, और बचता है 1, तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तीसरे कक्षा में। यानी कि तीसरे कक्षा में और यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वह आपका जवाब होगा 1 इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 11, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, या फिर इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो दोनों जवाब आपका सही। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन या फिर अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है तो एथेनॉल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है। इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहें और इसको कंटिन्यू देखते रहें, सभी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अगला सवाल है आपका, अमीबा का पाचन अंग क्या है। अमीबा में पाचन की क्रिया किसमें होती है। तो अमीबा में पाया जाता है भोजन रसधानी पाया जाता है अमीबा में, और इसमें ढेर सारे तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अमीबा के विषय में हम और कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, और यह अपना भोजन किसके सहायता से ग्रहण करता है, तो यह अपना भोजन अमीबा अपना भोजन कूटपाद
या फिर पादाब की सहायता से ग्रहण करता है। दोनों एक ही है, इसी को कूटपाद या पादाब कहा जाता है। अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता, यह किसी के भी आकार का हो सकता है। देखिए भोजन जब अमीबा के करीब होता है, भोजन जब अमीबा के करीब होता है तो यह इसको क्या करता है, पूरी तरह से घेर लेता है और इसके अंदर लेके चला जाता है और ये अपने भोजन को भोजन रसधानी में पचा लेता है। ठीक है। सवाल नंबर 13 को देख। सवाल नंबर 13, एक पौधे का नाम बताएं जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें सबसे पहला पौधा हो जाता है, हम आपको दो पौधा बताते हैं। एक होता है पत्थर चूर का पौधा और आपका दूसरा पौधा हो जाता है ब्रायोफिलम का पौधा। तो दोनों नाम याद रखिएगा, पत्थर चूर या ब्रायोफिलम। चलिए नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये आपका, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये जो है काफ़ी आसान सवाल ही है। अनुवांशिकी का पिता जो है ये मेंडल साहब को कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस वैज्ञानिक थे और काफ़ी प्रसिद्ध भी वैज्ञानिक हुए थे। मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने ही जो है अनुवांशिकी के प्रयोग में सबसे पहले मटर के पौधों को चुना था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। सवाल नंबर 15, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI सवाल है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 15 है आपका, CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो CFC को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका स्पेलिंग आप ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, अन्यथा आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। और यह आपका ऑब्जेक्टिव बिना ऑप्शन वाले सवाल की अगर बात की जाए तो बिना ऑप्शन वाले सवाल में आपका अंतिम। तो यहाँ तक हम कुल अभी 16 सवाल को देखें, आगे 20 सवाल को और देखेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, आगे सभी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने में भी और जानने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए सवाल है आपका, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो यह एक क्रिया होती है जिसको विसरण कहा जाता है। ठीक है, विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। उसमें जो रंध्र पाए जाते हैं या फिर वात रंध्र पाए जाते हैं, तो उसके द्वारा पौधों में विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो मेहनत और इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब हम पहले सवाल को देखते हैं, पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसमें से काफ़ी जो भी सवाल हैं काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं। चलिए पहला सवाल है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है। अगर आप इसको इसका जवाब है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पे काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चुंबकीय प्रभाव पर जितने भी मोटर होते हैं वे सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। अगले सवाल को देखें। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है VI/V² और I² और ये तीनों फार्मूला होता है। तो इसमें से देखिए ये भी हो गया आपका, ये भी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B जो है आपका ये गलत है, यानी कि B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह हमेशा सीधा होता है। आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है। सबसे पहले अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में जो होता है उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अगर हम लेंस की बात करें तो अवतल लेंस किसी भी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब अगर हम दर्पण में देखें तो अवतल दर्पण जो होता है वह वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। तो
तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चौथा सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होता है और बार बार उसकी आपूर्ति हो सकती है। तो ऐसा कौन सा है। महासागरीय तरंग, हाँ बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा ये भी है, पवन ऊर्जा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता। और इसमें जो है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी के सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। इससे हमेशा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और इससे कभी भी ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती है। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, पवन हमेशा हवा रहे चलते ही रहेगा। और महासागर यानी कि महासागर जो होती है तो उसमें जो पानी होती है उससे आप विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह सवाल देखिए बहुत बार पूछा जा, पिछले वीडियो में भी हम इसका जवाब आपको बताए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। छठे सवाल को देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बैंगनी रंग झुकता है और सबसे कम लाल रंग झुकता है, यानी कि सबसे अधिक झुकाव किसका हो जाएगा, बैंगनी का होगा, सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। जूल किसका मात्रक है, तो यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और वोल्ट विभवांतर या विभव का मात्रक होता है। विभव या फिर विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का सूत्र होता है बॉन्ड COOH, यह कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो CHO जो है यह एल्डिहाइड का हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। CO कीटोन का होता है, CO किसका होता है, यह कीटोन का हो जाता है। और NH2 ये एमीन का होता है। तो ये सभी आप अपने कॉपी में नोट कर लें और इसको याद रखें। आगे आने वाले एग्जाम में ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और आप नोट बनाते जाएं, नोट बनाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। सवाल नंबर 10 को देखते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu + O2 गिव्स डेट 2CuO। इसमें क्या क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 11, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें देखिए क्या होगा, सिग्मा बंध होगा, कितना सिग्मा बंध होगा, कितना पाई बंध होगा। देखिए इसको बताने से पहले थोड़ा हम आपको बता दें कि सिग्मा बंध क्या होता है और पाई बंध क्या होता है, इस दोनों के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। हम आपको एकदम सिंपल वे में इसको समझा देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा पाया जाता है। अगर डबल बॉन्ड जहाँ पे होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होते हैं और एक पाई होते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, आप फिर से रिवाइज कीजिए। देखिए हम आपको बताए हैं कि एक बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, और अगर 2 बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई आबंध होगा। अब इसमें देखिए सवाल है आपका कि कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच 2 आबंध हैं। तो 2 आबंध हैं, तो इसमें अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई आबंध हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है कि एक सिग्मा और एक पाई है, तो हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आपको सवाल में दिया हुआ है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बंधन है, त्रिआबंध है।
तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितना सिग्मा बंद होगा और कितना पाई बंद होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो सबसे पहले हम एथेन का संरचना सूत्र लिख लेते हैं। देखिए एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब इसका आपको सबसे पहले संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र आप इसको इस तरह से लिख देंगे। संरचना सूत्र इस तरह से हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बिछाना है। तो आप हाइड्रोजन को इसमें बिछा दीजिए। वैसे आप नहीं भी बिछाइएगा फिर भी आप इसमें सहसंयोजक बंधन को आसानी से गिन सकते हैं। अब इसमें देखिए जितनी भी आपको लकीरें दिख रही है उस लकीर को आप गिन लीजिए, आपको सहसंयोजक आबंध मिल जाएगा। इसमें लकीर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के 7 लकीरें दिख रही है। यानी कि इसमें सहसंयोजक बंधन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो सहसंयोजक आबंध की कुल संख्या 7 होगी। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। एक सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है कि C3H8 में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। देखिए CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र हो जाता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र हो जाता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 15 निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी। देखिए जितने भी जीव होते हैं वे सभी के सभी भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, इसमें आपको ऑप्शन में कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है सो सभी के सभी ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर अलग से कुछ जैसे दिया हुआ रहता, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ई में अगर दिया हुआ रहता, जैसे अगर मान लीजिए इसमें कुछ कपड़ा दे देता, तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो आपका सवाल जो है क्वेश्चन बैंक में कुछ इसी तरह का सवाल दिया हुआ था, इसलिए हम ऑप्शन को बदले भी नहीं और बिल्कुल इसी तरह से सवाल को दे दिए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 16 प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। बहुत आसान सवाल था आपके लिए। 17 नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें किण्वन, बौनापन, मधुमेह इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं, ठीक है। 18 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो देखिए टिहरी बांध को जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पादप जो है, सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल भी द्विलिंगी होता है, पपीता ये भी द्विलिंगी होता है, मटर जो होता है यह एक लिंगी पादप होता है। तो मटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 20 दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है। इसका जवाब बताने से पहले हम आपको बता दें, इसके आगे हम आपसे कुछ पिछले वीडियो में जो हम आपको सवाल पूछे थे उसका जवाब भी देंगे, और आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो में आपको अभी बने रहना है। तो दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। दूध से दही जब बनता है तो इसमें किण्वन की क्रिया होती है, आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कोशिका में कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो कोशिका में जो होता है, कोशिका की बात की जाए तो इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक में डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। इस सवाल के बारे में हम कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। HCl की बात करें तो यह हमारे पेट में स्रावित होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है। और H2SO4 यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। चलिए अब यह सवाल आपके लिए है,
श्वेत रक्त का कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त का कार्य क्या होता है, इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका जवाब छाप दें कि श्वेत रक्त का कार्य क्या होता है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत देना है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और फ़ायदेमंद हो तो आपके लिए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको यह जो है PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो है आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो फिर हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले वीडियो में जो है हम 2016, 17, 18 इस तरह से जो है आपको सभी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और हमारा ये सीरीज जो है सो लगातार चलते रहेगा और लगभग 3 से 4 दिन में जो है यह सीरीज आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो कंटिन्यू आप बने रहें। और अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका जवाब आपको वहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को लगातार देखते रहे। तो चलिए इसी शब्दों के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है सो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।